प्यारे बच्चों, हम पदार्थ के कणों के जो गुण हैं और पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसको बदला जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं, वो है जल। जो जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो आप देखिए जल की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जल जो है वो ठोस अवस्था में होता है जैसे बर्फ़ के रूप में। फिर वो द्रव अवस्था में भी होता है जैसे जल, और वो गैस के रूप में भी होता है जैसे जल वाष्प। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में हमें मिल सकता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये हमने पता लगाना है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए, और ये आसानी से हमें मिल भी जाता है। हमने देखना है कि तापमान परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम जल की ही बात करें तो अगर हम जल को गर्म करेंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम जल को ठंडा करते हैं तो वो भी बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो यानी तापमान बढ़ाने से और तापमान घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, हमने एक बीकर के अंदर जो है बर्फ़ डाल लेनी है, और चित्र के अनुसार हमें अपने पूरे जो अपरेटस है उसको हमने व्यवस्थित करना है, और जाली लगाकर और एक जो बर्नर है वो भी लगाना है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने बीकर को रखना है, थर्मामीटर लगा देना तापमान नापने के लिए, और उसको हमने एक क्लिप्स की हेल्प से लोहे के स्टैंड पे फिक्स कर देना है। तो जैसे हम उसको गर्म करेंगे धीरे धीरे करके क्या होगा, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, और हमने शुरू में ही तापमान जो है वो नोट कर लेना है थर्मामीटर में। तो शुरू में जो तापमान होगा, जब अभी उसके अंदर बर्फ़ है तो वो 0 डिग्री पे रहेगा। जैसे जैसे पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी उसके तुरंत बाद जो है उसके अंदर जो है एकदम से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरे चित्र में हमने क्या करना है, यहाँ पर जल लेना है। विधि बिल्कुल सेम वही है। तो हमने जैसे जल लिया है इसके अंदर, और जैसे हम उसको गर्म करने लगेंगे, अभी शुरू में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल को ऊष्मा प्राप्त होगी, उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा, जिसको हम अपने थर्मामीटर के तापमापी के ज़रिए देख सकते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो जल है वो उबलने लग जाएगा, और हम उस टाइम जो है अपने थर्मामीटर में तापमान को नोट करेंगे। तो इन दो क्रियाकलापों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये वाले में आपने देखा कि जैसे हमने बर्फ़ को गर्म किया, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला गया। दूसरे वाले चित्र में हमारे पास द्रव अवस्था में था जल, और फिर जब हमने उसको गर्म किया वो किस अवस्था में चला गया? गैसीय अवस्था में चला गया। उससे क्या बन गए? जल वाष्प बन गए। अब हमने देखना ये है कि तापमान से पदार्थ के कणों में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कणों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो ठोस के जो कण होते हैं तापमान के बढ़ाने पर उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगते हैं, ठीक है, और उनका जो कंपन है वो बढ़ जाएगा। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, यानी उनके बीच में जो आकर्षण बल था वो उसको तोड़ देगी। जो ठोस के कण थे उनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएंगे, और वो ठोस ना रहकर क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उससे गलनांक कहलाता है। यानी
जैसे बर्फ़ है वो कितने तापमान पर पिघल जाएगी, 0 डिग्री पर पिघल जाती है। तो यानी बर्फ़ का जो गलनांक है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी जो पदार्थ जल्दी पिघल जाता है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता है, कम तापमान पर अगर उसके अंदर ये क्रिया हो जाती है तो उसका जो गलनांक होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं वो फिर भी द्रव अवस्था में नहीं आता, इसका मतलब उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वो बर्फ़ का गलनांक है 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने बीकर में या किसी बर्तन में बर्फ़ डाल दी और उसको हम गर्म करने लग गए हैं तो उसका तापमान तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसके अंदर बर्फ़ है। जैसे ही बर्फ़ पिघल जाएगी तब उसके तापमान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। यानी हम उसको लगातार गर्म करते जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो है परिवर्तन नहीं होता। सो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी ये जो हम उसको लगातार ऊष्मा दिए जा रहे हैं वो क्या कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो यूज़ हो रही है पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में, उसकी अवस्था को बदलने में अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है। वो अवस्था उसकी बाद में बदलेगी जब तक उसके आकर्षण बल नहीं टूटेगा। तो ये सारी जो ऊष्मीय ऊर्जा थी इसको जो बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि एक बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को से गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम कोई भी ठोस है, चाहे वो बर्फ़ है, कोई और भी ठोस पदार्थ हो सकता है, तो अगर उसको पूरी तरह से हमें द्रव में बदलना है, उसके अंदर जितनी भी ऊष्मा यूज़ होगी उसको बदलने के लिए उसको बोलेंगे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं जल की। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव जो है किस में बदल जाएगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहेंगे हम, क्वथनांक कहते हैं। इसमें द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। यानी इतना तापमान जिसमें पूरा जो द्रव है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में। जल के लिए यह तापमान कितना है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे इसमें, जो अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया होता है हम क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास केल्विन में आ जाता है। ये हम पहले कर चुके हैं। अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। पहले थी संगलन की गुप्त ऊष्मा, अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री तापमान पर भाप अथवा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी की अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो आप देखिए इस चित्र के माध्यम से ये हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे ठोस अवस्था है, हमने तापमान को बढ़ा दिया है। ये देखिए इस दिशा में जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हमारे पास ठोस है, हमने ऊष्मा को बढ़ा दिया है तो किस अवस्था में चला जाएगा, वो द्रव अवस्था में चला गया। हमने इसको
और गर्म कर दिया और उसमें प्रदान कर दी, अब वो किस रूप में चला गया, गैसीय अवस्था में चला गया। अब इसका आप देखिए इस दिशा में देखिए आप, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अगर हमारे पास गैस अवस्था में है यानी भाप है, हम क्या करेंगे, उसको शीतलता यानी उसको कूलिंग करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने पे वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अगर हम द्रव को और ठंडा करेंगे, उसको और शीतलता प्रदान करेंगे, उसकी और कूलिंग करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। यानी यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है, तापमान में बढ़ने से या तापमान के घटने से। तो बिल्कुल तापमान बदलकर हम एक पदार्थ को उसकी अवस्था बदल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, जैसे हमने अभी जल के केस में देखा था। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। और उसका उदाहरण है हमारे पास कपूर और अमोनियम क्लोराइड। कपूर है जो हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, जो कपूर की टिक्की होती है सफ़ेद वाली, उसको अगर हम उसको जलाएंगे, उसको हम आग लगा देते हैं अगर, तो वो पिघलती नहीं है वो, यानी वो ठोस होती है, द्रव अवस्था में नहीं आती और सीधा किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है वो। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक जो चीनी मिट्टी की प्याली होती है उसमें हमने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड ले लेना है और उसके ऊपर हमने उल्टा करके एक क्या रख देनी है, कीप रख देनी है। कीप का जो ऊपरी सिरा है ये वाला, इसमें हमने क्या लगा देनी है, रुई से इसको बंद कर देना है और पूरे सिस्टम को हमने एक बर्नर की हेल्प से गर्म करना है। जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, ये ठोस अवस्था सीधा किस में बदल जाएगा, गैस अवस्था में। अब जो गैस है वो यहाँ से ऊपर की ओर चलेगी। अब इसमें जो ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं, यहीं पे रुक जाएगी, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और जब हम इसकी हीटिंग बंद करेंगे नीचे से, तो ये जो गैस के कण थे वो दोबारा से फिर किस में हो जाएंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ये ठोस से सीधा किस में चला गया, गैस से, और गैस से सीधा किस में आ गया, ठोस में। बीच में कोई द्रव अवस्था नहीं आई। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जिसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं वो गैस में बदलते हैं और गैसीय पदार्थ सीधा ठोस में बदलते हैं, बीच में कोई भी द्रव अवस्था नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन।